नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा मॉड्यूल संख्या 10 के शीर्षक हिंदी भाषा एवं नवीन लेखन विधा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन एवं सोशल मीडिया लेखन। इसके पूर्व के व्याख्यान में हिंदी भाषा लेखन की नवीन विधाओं पर हम लोगों ने चर्चा करी है और उस विधा के अंतर्गत हम लोगों ने नवीन विधा के कितने प्रकार होते हैं इस पर बात करी थी। तो जो हमारा आज का व्याख्यान है वो एक 2-3 विधा पर केंद्रित है और इस शीर्षक के अंतर्गत जिन बिंदुओं की चर्चा की जाएगी वे इस प्रकार से हैं। ई पुस्तकें, अर्थ, विशेषताएं और उदाहरण, ब्लॉग लेखन, परिभाषा, विधियां और हिंदी ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया लेखन, स्वरूप, विशेषताएं और सावधानियां, तीनों विधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण, शिक्षण अधिगम में उपयोगिता, निष्कर्ष। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है, जहां संचार के माध्यमों ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। हिंदी भाषा भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं रही है। पहले जहां हिंदी लेखन सीमित प्रकाशनों और छपी पुस्तकों तक केंद्रित था, वहीं अब वह डिजिटल माध्यमों पर नई संभावनाओं के साथ प्रस्तुत हो रहा है। ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन जैसी नवीन विधाओं ने हिंदी को वैश्विक मंच पर न केवल पहचान दिलाई है, बल्कि इसे तात्कालिक, संवादात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप भी प्रदान किया है। ई पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की पहुंच अधिक व्यापक और सुलभ हो गई है, तो वहीं ब्लॉग लेखन ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता और सहजता भी दी है। सोशल मीडिया लेखन ने संवाद को तेज, व्यापक और विविध बनाया है, जहां साहित्य, सामाजिक विमर्श और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी एक साथ संभव हो गए हैं। इस डिजिटल युग में हिंदी भाषा का लेखन अब केवल कलात्मक साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वे इन नवीन लेखन विधाओं को न केवल समझें, बल्कि उनका प्रभावी उपयोग भी करें, ताकि भाषा के विकास और प्रसार में सक्रिय योगदान दिया जा सके। अर्थात आज का युग विज्ञान के साथ साथ तकनीकी का युग है और इस युग में जब हम लेखन कार्य की बात करते हैं तो लेखन कार्य के माध्यम से अपनी बातों को दूर दूर तक कम समय में पहुंचा सकते हैं। जहां पर हमारे पारंपरिक लेखन की बात आती है, वो लेखन केवल हमारे साहित्य तक सीमित था या साहित्यिक रचनाओं तक ही उसकी सीमितता थी। लेकिन आज जो लेखन हो रहा है वो शिक्षा के संदर्भ में हो रहा है, शैक्षणिक गतिविधियों पर बात की जा रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर भी लेखन कार्य हो रहा है और इसी के माध्यम से आज हमारा समाज जो है वो अधिक जागरूक हो गया है, लोगों के अंदर चेतना उत्पन्न हो गई है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति को समझना, उसकी तुलना करना और अपने समाज की संस्कृति, दूसरे समाज की संस्कृति की आपस में तुलना करना और साथ ही साथ जो हमारे लिए उपयुक्त संस्कृति है उसका अनुगमन करना और उसको बनाए रखना, ये सारे कार्य जो हैं वो तकनीकी युग में एक नवीन विधा के माध्यम से, जो लेखन की नवीन विधा जिसने जन्म लिया उसके माध्यम से संभव हो पाया है। तो आज जो हिंदी भाषा है वो केवल विचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा के माध्यम से तकनीकी युग में उसका लेखन की जो नवीन कलाएं हैं उसके माध्यम से हिंदी भाषा में उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो लोगों तक के नवीन विचारों को वो विचार जो हमारे समाज के, संस्कृति के, शिक्षा के, विज्ञान के और अन्य कई मुद्दों से संबंधित होते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उनको पढ़ करके जो हमारे विभिन्न माध्यम है तकनीकी के, ब्लॉग हो गया, ईमेल हो गया, उनके माध्यम से पढ़ करके जागरूक होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं।
बात करते हैं ई पुस्तक की। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के संचरण के स्वरूप को भी बदल दिया है। इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ई पुस्तक या इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक। ई पुस्तक उस पुस्तक को कहते हैं जो डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हो और जिसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या विशेषकर ई रीडर उपकरणों के माध्यम से पढ़ा जा सके। अर्थात ई पुस्तक पारंपरिक पुस्तक हमारी जो होती थी वो एक छपी हुई पुस्तक होती थी और एक बाइंड की हुई पुस्तक होती थी जो कि पृष्ठों में होती थी और उन पृष्ठों को हम लोग बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन जो हमारी ई पुस्तक है वो पुस्तक ऐसी है जो कि डिजिटली हमारे पास उपलब्ध होती है। हम किसी भी समय उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, बैठ करके कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से या जो ई रीडर उपकरण हो उनके माध्यम से उनको पढ़ा जा सकता है। और साथ ही साथ उससे संबंधित अगर किसी शब्द पर कोई समस्या आ रही है तो हम तुरंत अपने वहाँ जहाँ पर हम उसको पढ़ रहे हैं तुरंत हम दूसरा साधन का इस्तेमाल करके उन शब्द से संबंधित जो अधिक जानकारी लेना चाहते हैं उसको हम देख भी सकते हैं। परंपरागत मुद्रित पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें अधिक सुविधाजनक, परिवहन योग्य और किफ़ायती होती हैं। हिंदी भाषा में भी ई पुस्तकों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे साहित्यिक, शैक्षणिक और ज्ञानवर्धक सामग्री की पहुंच व्यापक होती जा रही है। ई पुस्तकों ने हिंदी साहित्य को सीमाओं से मुक्त कर वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है, जहां पाठक एक क्लिक पर अपनी पसंदीदा रचनाएं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ई पुस्तकें हैं वो अपने अपने विषय से संबंधित हो सकती हैं और पाठक जो पढ़ने वाला है वो अपनी रुचि के अनुसार ई पुस्तकों को ढूंढ सकता है, एक क्लिक करने पर ढूंढ सकता है और जो भी उसको पढ़ना है वो तुरंत पढ़ सकता है। और कोई उसको पता चला कि एक दिन पहले किसी की पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई है, आभासी तरीके से प्रकाशित हुई, तो तुरंत वो उस लिंक पर जाकर के देख कर लिंक पर क्लिक करके उस पुस्तक को आराम से डाउनलोड कर ले और उसको पढ़ सकता है। ई पुस्तकों की विशेषताएं। तात्कालिकता। ई पुस्तकों को तुरंत डाउनलोड कर पढ़ा जा सकता है, जिससे पाठकों को तत्काल जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब तत्कालिक जानकारी हमें ई पुस्तकों से मिल जाती, तुरंत की तुरंत कुछ लिखा गया और तुरंत उसको हमने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। संचयन और परिवहन में सुविधा। हजारों पुस्तकों को एक ही उपकरण में संग्रहित किया जा सकता है, जिससे पुस्तकालय हमारे हमेशा हाथ में रहता है। कम लागत। मुद्रण और वितरण की लागत न होने के कारण ई पुस्तकें प्रायः सस्ती भी होती हैं, क्योंकि जब हम परंपरागत तरीके से पुस्तकों को छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं तो वहाँ पर लागत भी हमारी ज़्यादा आती है, ज़्यादा व्यय होता है। लेकिन ई पुस्तकों में व्यय कम होता है और हम कम समय में भी उसको पढ़ सकते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण होता है। कागज के उपयोग में कमी से पर्यावरण संरक्षण विकल्प प्रस्तुत होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रकाशित हो रही हैं तो इसमें कागजों का प्रयोग कम किया जाता है या नहीं होता है। ये पाठक की इच्छा पर निर्भर करता है कि जो पुस्तक उसको अच्छी लगे या उस पुस्तक की जो विषय वस्तु उसको अच्छी लगे वो उसको उसका प्रिंट ले सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरणीय संरक्षण की बात भी आती है कि पर्यावरण हमारा संरक्षित रहता है। अनुकूलन क्षमता। पाठक फॉन्ट का आकार, पृष्ठभूमि का रंग और रीडिंग मोड को अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित भी कर सकता है। मल्टीमीडिया एकीकरण। कुछ ई पुस्तकें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन जैसे तत्वों के साथ अधिक जीवंत अनुभव देती हैं। अर्थात कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो केवल वाक्य वहाँ पर लिखे हुए नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ उससे संबंधित हमें ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन चित्र भी मिल जाते हैं, जो कि मल्टीमीडिया को वहाँ पर उनका एकीकरण किया जाता है और इस प्रकार से जब पठन किया जाता है तो वो अधिक प्रभावी और रुचिकर होता है और लोगों के ज्ञान में वास्तव में वृद्धि होती है। ई पुस्तकों के उदाहरण और हिंदी में विकास। हिंदी भाषा में ई पुस्तकों का विकास विविध दिशाओं में हुआ है। कई प्रकाशन संस्थाएं, विश्वविद्यालय और स्वतंत्र
लेखक अब अपनी सामग्री को डिजिटल रूप में भी प्रकाशित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित ई पाठ्यपुस्तकें जो कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर एनसीईआरटी की पुस्तक विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो वो दीक्षा पोर्टल पर जा करके विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न कक्षाओं से संबंधित पुस्तकों को देख सकते हैं। तो कम समय में उनको बाजार में ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है और वो तुरंत उनके हाथ में रहता है और वो तुरंत उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। किंडल स्टोर पर उपलब्ध प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और अन्य साहित्यकारों का हिंदी संकलन। किंडल स्टोर जो है, जो कि बच्चों से संबंधित है, जहाँ पर प्रेमचंद से संबंधित जो भी उपन्यास है उसको मिल जाएंगे, महादेवी वर्मा से संबंधित हिंदी संकलन मिल जाएगा और यह अन्य साहित्यकार, वहाँ पर आपको साहित्यकार का नाम लिखना पड़ेगा और आपको उससे संबंधित जो भी रचना है वो तुरंत मिल जाएंगी। गूगल बुक्स, हिंदी समय.com, अभिव्यक्ति.com जैसी वेबसाइटों पर मुफ्त हिंदी ई पुस्तकों का भंडार है। अर्थात जब हम गूगल बुक्स पर जाते हैं, हिंदी समय.com पर जाते हैं या अभिव्यक्ति.com पर जाते हैं तो हिंदी ई पुस्तकों का यहाँ पर भंडार है। जितनी भी हम पुस्तक चाहते हैं, जितने प्रकार के, जिस विधा से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने की हमारी इच्छा है, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, कविता हो, उस तरह की पुस्तकें हमको यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म जैसे कुकू एफएम और स्टोरी टेल पर हिंदी ऑडियो पुस्तकों की बढ़ती लोकप्रियता है। ई पुस्तकों ने हिंदी साहित्य को डिजिटल युग के अनुरूप नया जीवन और वैश्विक पहुंच प्रदान की है। ब्लॉग लेखन, डिजिटल अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ब्लॉग एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों, विशेषज्ञता या रचनात्मक अभिव्यक्तियों को नियमित रूप से प्रकाशित करता है। वेब और लॉग शब्दों के संयोजन से बने ब्लॉग ने लेखन को व्यक्तिगत, सार्वजनिक और संवादात्मक स्वरूप प्रदान किया है। हिंदी में ब्लॉग लेखन ने साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा और व्यक्तिगत विचारों के प्रसार के नए मार्ग खोले हैं। ये विधा लेखक को अपनी शैली और विषय वस्तु के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। साथ ही पाठकों को प्रत्यक्ष संवाद का अवसर भी प्रदान करती है। अर्थात जो ब्लॉग लेखन की बात हो रही है तो जो लेखक है वो प्रतिदिन जिस भी मुद्दे पर लिखना चाहता है वो छोटे छोटे से लेखों को अपने सोशल मीडिया पर डालता है और एक जहाँ पर अपने विचार को, अनुभवों को या विशेषज्ञता, जिस क्षेत्र में लेखक की एक्सपर्टाइज है उसमें वो विशेषज्ञता हासिल किए हुए है, उसके हर एक छोटे से बिंदु को वो समझता है, तो उस तरह से अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों को भी वो नियमित रूप से प्रकाशित करता है। और जो लेखक है व्यक्तिगत, सार्वजनिक और संवादात्मक उसको स्वरूप प्रदान करता है। तो हिंदी में अगर हम ब्लॉग लेखन की बात करते हैं तो साहित्य है, पत्रकारिता, शिक्षा, व्यक्तिगत विचारों के प्रसार के नए मार्ग खुले हैं। ये विधा लेखक को अपनी शैली और विषय वस्तु के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अर्थात वो जिस प्रकार से लिखना चाहता है, विवरणात्मक तरीके से वर्णन करना चाहता है, संक्षिप्त लिखना चाहता है, वो स्वतंत्र है और उस प्रकार से उस चीज अपने लेख को वहाँ पर प्रकाशित डाल सकता है। साथ ही पाठकों को प्रत्यक्ष संवाद का अवसर भी प्रदान करती है। ब्लॉग लेखन ने हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार को नई गति दी है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, शैली और रुचि के अनुसार लेखन कर सकता है और पाठकों से जुड़ सकता है। ब्लॉग न केवल अभिव्यक्ति का साधन है बल्कि डिजिटल पहचान और समुदाय निर्माण का भी सशक्त माध्यम बन गया। अर्थात जो नियमित लेखक अपनी बात को, अपने विचारों को जिस भी शैली में वो उसको अपने जिस प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉग पर डाल रहा है, तो इस कारण से उसका अनुगमन करने वाले लोग भी होते हैं और उस लेख से, उस संक्षिप्त लेख से जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं वो उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं और नियमित पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक समुदाय भी विकसित हो जाता है, जिससे लेखक का प्रतिदिन उस समुदाय के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है और एक उनके साथ आभासी संबंध भी स्थापित हो जाता है। ब्लॉग लेखन के प्रमुख प्रकार। व्यक्तिगत ब्लॉग, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव,
यात्रा, संस्मरण, जीवन दृष्टिकोण या रुचि से जुड़ी बातें साझा करता है। उदाहरण के लिए यात्रा ब्लॉग, व्यक्तिगत कहानियां इत्यादि। शैक्षणिक ब्लॉग, क्योंकि जहाँ पर व्यक्तिगत बातें साझा हो रही हैं वो व्यक्तिगत ब्लॉग से संबंधित है, और जहाँ पर शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित बातें साझा की जाती हैं, जैसे शैक्षिक विषयों पर लेख, अध्ययन सामग्री, अनुसंधान निष्कर्ष और शिक्षण विधियों को साझा करने वाले ब्लॉग। उदाहरण के लिए हिंदी शिक्षण, भाषा कौशल विकास पर ब्लॉग। व्यावसायिक या ब्रांड ब्लॉग, कंपनियां या पेशेवर अपने उत्पादों को, सेवाओं को या विशेषज्ञता को प्रचारित करने हेतु ब्लॉग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल मार्केटिंग, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी समाधान से संबंधित ब्लॉग। साहित्यिक ब्लॉग, कहानी, कविता, निबंध, समीक्षा इत्यादि के लिए रचनात्मक लेखन मंच, अर्थात जहाँ पर हम साहित्य से संबंधित बातें साझा करने चाहते हैं, कहानी है, कविता, निबंध, ये समीक्षा, तो उससे संबंधित जो रचना करी गई है उससे संबंधित एक मंच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जो बातें आएंगी वो हिंदी कविता ब्लॉग, कथा मंच ब्लॉग इत्यादि। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया इस प्रकार से है, इसको कि हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले विषय चयन की बात करते हैं कि लेखन के उद्देश्य और लक्षित पाठ समूह के अनुसार उपयुक्त विषय का निर्धारण, अर्थात लेखन का जब हम विषय का चयन कर रहे हैं तो उसमें ये देखना पड़ता है कि लेखन का उद्देश्य क्या है, जो हम लिखना चाह रहे हैं वो किस उद्देश्य को लेकर के लिखना चाह रहे हैं, और जो पाठक समूह है वो किस प्रकार का है, वो क्या पढ़ना चाह रहा है। उसके अनुसार दो मुख्य चीजें हो गई, एक उद्देश्य और दूसरा पाठकगण, तो उन दोनों को ध्यान में रख करके तब विषय का चयन किया जाता है। दूसरा, शोध और तैयारी, विषय वस्तु पर गहन अध्ययन किया जाता है और तथ्य एकत्र करना ताकि सामग्री प्रमाणित और समृद्ध हो। अर्थात विषय का चयन कर लिया, अब जो शोध और तैयारी करनी है उसको जब हमें आगे की प्रक्रिया करनी है तो गहन उस विषय वस्तु पर गहन अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित जो भी तथ्य है, आंकड़े वो एकत्रित किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारी लेखन सामग्री है वो अधिक प्रमाणित हो सके और अधिक समृद्ध हो, कि लोग उसको वास्तव में, जो पाठकगण है वो उसको वास्तव में पढ़ें और उसका अनुगमन करें। ढांचा बनाना, लेखन के लिए स्पष्ट प्रारूप तैयार करना, जैसे प्रस्तावना, मुख्य विषय वस्तु, निष्कर्ष इत्यादि। अर्थात जो लेखन का विषय चयनित कर लिया है, अब उसकी एक रूपरेखा तैयार करना है कि प्रथम वाक्य हमारा किससे संबंधित है, द्वितीय वाक्य किससे संबंधित है, क्या मुख्य उसका आधार है, उसको हमें कहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार से उसको उसकी एक ढांचा, एक संरचना तैयार कर ली जाती है। फिर लेखन शैली और भाषा का निर्धारण, किस शैली में हमें अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाना है, और भाषा का निर्धारण, हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। तो हिंदी में सहज, प्रवाह और पाठकों से संवाद स्थापित करने वाली शैली अपनाना। इस प्रकार की शैली, भाषा वहाँ प्रयोग की जाएगी कि वास्तव में लगे जो पाठक जब ब्लॉग के माध्यम से विचारों को पढ़ रहा है तो वास्तव में वो विचारों से अभिभूत हो, विचारों को समझे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया वो दे। संपादन और सुधार करना, व्याकरण, वर्तनी और भाषा की त्रुटियों की जांच कर आलेख को परिष्कृत करना। सारी चीजें पहले से निश्चित करने के बाद बात आती है संपादन और सुधार की, कि व्याकरणिक दृष्टि से किसी प्रकार के जो ब्लॉग लेखन हो रहा है उसमें त्रुटि तो नहीं है, नियमों की अवहेलना तो नहीं की गई है। साथ ही वर्तनी संबंधी त्रुटि को देखना है कि वर्तनी संबंधी अगर हमारा एक पंक्ति का भी कोई ब्लॉग है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो वर्तनी संबंधी त्रुटि को देखना है, भाषा की त्रुटियों को देखना है, और अगर त्रुटि मिलती है तो उसको सुधार करके तब उसको परिष्कृत करना है। प्रकाशन और प्रचार, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, मीडियम आदि पर पोस्ट करना और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना। ये कुछ उसके प्लेटफॉर्म बताए जा रहे हैं ब्लॉगिंग के, जहाँ पर हम उसको प्रकाशित कर सकते हैं, पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार होता है, और जब लोग पढ़ते हैं तब उस पर हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तो लेखन करते समय एक भाषा के विद्यार्थी को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी ब्लॉगिंग का परिदृश्य, हिंदी ब्लॉगिंग ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। विभिन्न विषयों पर हिंदी में ब्लॉग लेखन ने हिंदी भाषी
पाठकों के लिए डिजिटल सामग्री की एक समृद्ध दुनिया तैयार की है। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? साहित्यिक ब्लॉगों में कविता, कहानी और लेखों की विविधता मिलती है। मतलब जो साहित्यिक ब्लॉग है वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की कविताएं मिल जाएंगी, कहानी मिलेगी और विभिन्न मुद्दों पर लेख वहाँ पर उपस्थित हैं। शैक्षणिक ब्लॉगों द्वारा अध्ययन सामग्री, जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री है, जिस विषय पर सामग्री चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ परीक्षा तैयारी संबंधी लेख, परीक्षा की तैयारी कैसे करी जाए उसके कुछ टिप्स वहाँ पर उपलब्ध हैं और यह वहाँ परीक्षा के लिए उपयोगी क्या सामग्री है वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य, तकनीक, करियर पर केंद्रित ब्लॉगों की बढ़ती संख्या। ऐसे भी ब्लॉगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो व्यक्तिगत विकास से संबंधित हैं और साथ ही साथ आपकी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं, व्यक्तिगत मुद्दों पर भी वहाँ पर चर्चा होती है, स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ कि किस प्रकार से जो शिक्षा ग्रहण करी जा रही है वो हमारी शिक्षा आगे हमारे लिए मार्गदर्शक का किस प्रकार से काम करेगी, हम उसके माध्यम से हम अपना करियर कैसे चुन सकते हैं, इससे संबंधित भी ब्लॉगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग का आपसी जुड़ाव, जहां ब्लॉग लिंक फेसबुक, ट्विटर आदि पर साझा किए जाते हैं। ब्लॉग लेखन ने हिंदी भाषा को डिजिटल स्पेस में न केवल उपस्थिति दी है बल्कि उसे प्रतिस्पर्धी और नवाचारी स्वरूप भी प्रदान किया है। सोशल मीडिया लेखन, डिजिटल संचार की दुनिया में सोशल मीडिया लेखन ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह लेखन विधा पारंपरिक लेखन से भिन्न है, जहां संक्षिप्तता, तात्कालिकता और संवादात्मकता की विशेष मांग होती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों ने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया लेखन मात्र सूचनाएं देने का माध्यम नहीं बल्कि विचार निर्माण, सामाजिक विमर्श और जनसंचार का या जन संवाद का प्रभावी साधन बन गया है। हिंदी भाषा में भी सोशल मीडिया लेखन का क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहा है, जहां लोग कविताएं, सूचनाएं, सामाजिक मुद्दों पर विचार और व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां साझा कर रहे हैं। ये विधा लेखक से भाषा की शुद्धता, संवेदनशीलता और संक्षिप्त प्रभावी संप्रेषण की क्षमता की अपेक्षा करती है। आज के समय में सोशल मीडिया लेखन न केवल संचार कौशल का हिस्सा है बल्कि सामाजिक चेतना के विस्तार और डिजिटल नागरिकता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के स्वरूपों की हम बात करें, फेसबुक पोस्ट करना, इसके माध्यम से विस्तृत अभिव्यक्ति होती है, विचार साझा किए जाते हैं और साथ ही साथ साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। ट्विटर ट्वीट्स की बात करते हैं तो सीमित शब्दों में बहुत ही कम अक्षर एवं शब्द में इसकी कुछ शब्द सीमा भी होती है, में सटीक और प्रभावी संप्रेषण करना, जिसके माध्यम से तात्कालिक विचारों या समाचारों की प्रस्तुति की जाती है। इंस्टाग्राम कैप्शन, दृश्य सामग्री के साथ संक्षिप्त, भावनात्मक या सूचनात्मक लेखन देना, मतलब एक ऐसा लेखन जो कि संक्षिप्त हो, भावनात्मक मतलब भावना से संबंधित हो, सूचनात्मक सूचना भी प्रदान करने वाला हो। कविता, विचार या संदेश के रूप में ये हो सकता है। कविता के माध्यम से हम सूचना दे सकते हैं, भावों को व्यक्त कर सकते हैं, कोई विचार रख सकते हैं, किसी संदेश को रख सकते हैं। व्हाट्सएप संदेश त्वरित संचार के लिए छोटे, सरल लेकिन प्रभावी संदेश होते हैं। इसके माध्यम से भी सूचना साझा करी जाती है, साथ ही साथ समूह में चर्चा भी की जाती है। लिंक्डइन पोस्ट जो है वो व्यावसायिक और शैक्षणिक संदर्भ के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और औपचारिक तरीके से अपने शैक्षणिक विचारों को साझा करना, अपने व्यावसायिक विचारों को साझा करना, साथ ही साथ व्यावसायिक और शैक्षणिक संदर्भ में क्या क्या विकास हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित भी लेख यहाँ औपचारिक रूप से साझा किए जाते हैं। करियर, शिक्षा और विशेषज्ञता पर आधारित विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। सोशल मीडिया लेखन की प्रमुख विशेषताएं, संक्षिप्तता और प्रभावशीलता। सोशल मीडिया लेखन का मुख्य गुण है सीमित शब्दों में गहन अर्थ व्यक्त करना। पाठक आजकल त्वरित जानकारी चाहते हैं, ऐसे में लेखक को अपनी भाषा को अत्यंत सटीक, केंद्रित और प्रभावशाली बनाना पड़ता है। शब्दों की संख्या भले ही सीमित हो, पर संदेश स्पष्ट और संपूर्ण होना चाहिए।
उदाहरण के लिए एक प्रभावी ट्विटर पोस्ट कुछ ही शब्दों में बड़ी सोच प्रस्तुत कर सकता है। तात्कालिकता, सोशल मीडिया पर जो भी लेखन कार्य होता है वो तात्कालिक होता है और तुरंत जो उसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, पाठक लोग हैं, उस तक वो तुरंत पहुंच जाता है। जो भी घटनाएं हैं, विचार हैं या भावनाएं हैं, तुरंत हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। समाचार, प्रतिक्रियाएं या विचार विमर्श वास्तविक समय में संभव हो पाते हैं। संवादात्मक और सहभागितापूर्ण, सोशल मीडिया लेखन एक तरफा नहीं है, ये संवादात्मक है, अर्थात इसके माध्यम से जो भी लेखन किया जाता है वो जब पाठक के पास पहुंचता है तो या दूसरे व्यक्तियों के पास पहुंचता है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया हमें एक भाषा के संदर्भ में भी प्राप्त होती है या सांकेतिक भाषा के रूप में हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तो इस प्रकार से एक संवाद स्थापित होता है और दो समूहों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में सहभागिता स्थापित हो जाती है। तुरंत कुछ कमेंट मिलता है, तुरंत कुछ टिप्पणी मिलती है और हम अपने विचारों को साझा करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया लेखन की कुछ और प्रमुख विशेषताएं, सृजनात्मकता और बहुमाध्यमीयता। सोशल मीडिया लेखन में केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि चित्रों, वीडियो, इमोजी, जीआईएफ, ऑडियो क्लिप आदि का भी प्रभावी प्रयोग होता है। इससे भाषा की अभिव्यक्ति अधिक सजीव, रंगीन और संपूर्ण बन जाती है। उदाहरण के लिए एक कविता पोस्ट को सुंदर चित्रों और ध्वनि के साथ प्रस्तुत करना उसे और आकर्षक बनाता है। जन सुलभता और वैश्विक पहुंच, सोशल मीडिया ने लेखन को विशिष्ट वर्गों तक सीमित नहीं रखा। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहीं भी हो अपने विचारों को व्यापक जनसमूह तक पहुंचा सकता है, अर्थात वैश्विक पहुंच हो चुकी है कि पहले क्या था कि जो भी विचार थे वो सामने वाले व्यक्ति जो हमारे सामने उपस्थित है वहीं तक पहुंच पाते थे और अन्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब इसकी सुलभता बढ़ गई है और कहीं पर भी कोई व्यक्ति उपस्थित है उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें एक व्यापक मंच प्रदान करता है अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा करने का। आलोचनात्मक जागरूकता का विकास, सोशल मीडिया लेखन में सतत संवाद और आलोचना से लेखक में विचारों की परिपक्वता आती है। लेखक को अपने विचारों के त्वरित जो पृष्ठपोषण मिलता है या फीडबैक मिलता है, उससे वो अपनी भाषा शैली, दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति को सुधारने का उसको अवसर प्राप्त हो जाता है और वो समझता है कि किस प्रकार से हमें अपनी भाषा शैली को सुधारना है या अभिव्यक्ति के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया लेखन में सावधानियां, भाषाई शुद्धता बनाए रखना। जब हम सोशल मीडिया पर कुछ लेख लिखें तो भाषा की शुद्धता को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि भाषा की गरिमा, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किए जाए जो किसी को आघात पहुंचाने का काम करें। वर्तनी की शुद्धता को देखना है, व्याकरण की शुद्धता पर भी ध्यान देना है। सटीक और संक्षिप्त, विश्वसनीय होना चाहिए। साथ ही जिस भी जानकारी को साझा किया जा रहा है उसकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक हो जाता है और ऐसे विचारों को साझा नहीं करना है जहां पर हमें कहीं पर भी थोड़ा सा संशय की स्थिति हो कि ये जो समाचार है वो सत्य है या असत्य। तो इस तरह के समाचारों को साझा करने से हमें बचना चाहिए। सकारात्मकता और संवेदनशीलता, जब भी हम सोशल मीडिया पर लेख करें तो उस समय संवेदनशील मुद्दों पर विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए या ज़्यादा हमें वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ऐसे मुद्दे हम किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाएं। तो जब पहुँचाने की बात आती है तो उसकी वास्तविकता को समझे बिना हमें लोगों को साझा नहीं करना चाहिए। अधिकार और गोपनीयता का सम्मान, किसी की निजता का उल्लंघन ना करते हुए लेखन करना और कॉपीराइट नियमों का पालन भी करना चाहिए। समीक्षात्मक लेखन, बिना पूर्वाग्रह के विचार प्रस्तुत करना, आलोचना करते समय भाषा में संयम रखना, अर्थात किसी भी जब हम समीक्षात्मक लेख को लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो किसी भी पूर्वाग्रह से हमें ग्रसित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लेख लिख रहे हैं तो वहाँ पर शब्द हमारे पूर्वाग्रह को परिलक्षित करते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ पर पूर्वाग्रह की बात आ रही हो और आलोचना करते समय भी एक संयमित शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात को साझा करें। तीनों विधाओं का तुलनात्मक अगर हम विश्लेषण करें तो इस प्रकार से है। तत्व, ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन, सोशल मीडिया लेखन। तत्व में स्वरूप की बात करते हैं तो ई पुस्तक में विस्तृत और संरचित पुस्तकात्मक लेखन आता है।
ब्लॉग लेखन मध्यम आकार का एक स्वतंत्र लेखन है। सोशल मीडिया संक्षिप्त और तात्कालीन अभिव्यक्ति, तुरंत की अभिव्यक्ति हो जाती है। माध्यम ई पुस्तकों का ई रीडर, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप। ब्लॉग लेखन में ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस, ब्लॉगर। सोशल मीडिया लेखन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लक्ष्य क्या है ई पुस्तकों का कि पाठकों को व्यापक जानकारी या साहित्यिक अनुभव प्रदान करना। ब्लॉग लेखन व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों, विशेषज्ञता को साझा करना। सोशल मीडिया लेखन में त्वरित सूचना, प्रतिक्रिया और सामाजिक संवाद स्थापित करना। भाषा शैली ई पुस्तक की जो होगी वो औपचारिक, साहित्यिक या शैक्षणिक होगी। ब्लॉग लेखन व्यक्तिगत, संवादात्मक, कभी कभी औपचारिक भी हो सकता है। सोशल मीडिया अनौपचारिक है, संक्षिप्त है और आकर्षक है। पाठक सहभागिता ई पुस्तक में सीमित होती है, आमतौर पर प्रतिक्रिया बाद में मिलती है। जब पूरी पुस्तक पढ़ ली जाती है तब हमें प्रतिक्रिया मिलने की संभावना रहती है, लेकिन ब्लॉग लेखन में मध्यम होता है, टिप्पणियों और साझा करने में संवाद संभव हो पाते हैं। सोशल मीडिया पर उच्च, तुरंत हमें प्रतिक्रिया मिल जाती है और संवाद की संभावना रहती है। शिक्षण अधिगम में ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन की उपयोगिता क्या है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि डिजिटल युग में शिक्षण और अधिगम की पद्धतियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। परंपरागत पद्धतियों के साथ साथ अब नवीन लेखन विधाओं जैसे ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन ने हिंदी भाषा शिक्षण को अधिक सजीव, संवादात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित बना दिया है। इन विधाओं ने भाषा शिक्षण को तकनीक के साथ एकीकृत कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों में न केवल भाषा कौशल का विकास होता है बल्कि डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक अभिव्यक्ति भी सशक्त होती है। अर्थात अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो समसामयिक और प्रासंगिक भाषा अधिगम होता है। तुरंत हमें सीख पाते हैं और हम प्रासंगिक प्रसंग के अनुसार भी जो भी विषय से संबंधित अधिगम करना चाहते हैं तुरंत सीख लेते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को इस विषय वस्तु स्पष्ट होती है और विभिन्न लेखन शैलियां पढ़ने और समझने का भी अवसर मिलता है। साथ ही साथ भाषा अधिगम अधिक सजीव और वर्तमान संदर्भों से भी जुड़ जाता है। रचनात्मकता और मौलिकता का विकास होता है। ब्लॉग और सोशल मीडिया लेखन में अपनी स्वयं की शैली में अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। इससे विद्यार्थियों में मौलिक लेखन क्षमता, मतलब एक मौलिक नवीन तरीके से लेखन क्षमता, विचारों की स्पष्टता और रचनात्मक सोच का संवर्धन होता है। संवाद कौशल और आलोचनात्मक चिंतन का संवर्धन। सोशल मीडिया जैसे मंचों पर लिखना विद्यार्थियों को सीमित शब्दों में प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखाता है। साथ ही विभिन्न टिप्पणियों और फीडबैक से विचारों का विश्लेषण और भी उसमें सुधार की संभावना भी हो जाती है। डिजिटल साक्षरता का विकास, ई पुस्तकें पढ़ना, ब्लॉग पोस्ट करना या सोशल मीडिया लेखन करना, ये सभी गतिविधियां विद्यार्थियों को तकनीकी उपकरणों के रचनात्मक और नैतिक उपयोग में दक्ष बनाती हैं। आज के डिजिटल समाज में ये दक्षता आवश्यक हो जाती है। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा, ब्लॉग कमेंट्स, सोशल मीडिया चर्चाएं और ऑनलाइन परियोजनाएं विद्यार्थियों को समूह कार्य और सहयोगी अधिगम के अवसर प्रदान करती हैं। मतलब समूह में रहकर के किस प्रकार से वार्तालाप करना है, चर्चाएं करनी है, इस एक सहयोगी अधिगम, एक समूह में रहकर के जब हम सीखने की बात करते हैं तो ये जो हमारे नवीन विधाएं हैं ये इसमें हमारी सहायता करती हैं। इससे विद्यार्थियों में समूह भावना और सामाजिक संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। जब विद्यार्थी ब्लॉग या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को व्यापक मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो और भी विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को रखना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और इस तरह से भाषा में स्वाभाविकता और अभिव्यक्ति की सजीवता भी आ जाती है। भाषाई विविधता और बहुविध लेखन शैली का अभ्यास। ई पुस्तकों, ब्लॉगों और सोशल मीडिया पोस्टों में विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों, औपचारिक, अनौपचारिक, संवादात्मक का प्रयोग होता है, जिससे विद्यार्थी बहुविध भाषा प्रयोग में दक्ष होते हैं। अर्थात इसके माध्यम से कि जब हम औपचारिक तरीके से किसी बात को कहना चाहते हैं तो हमारी भाषा किस प्रकार की होगी, अनौपचारिक तरीके से तो वहाँ पर हम किस
किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, संवाद कैसे स्थापित करेंगे। तो जब हम विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपनी बात को साझा करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों का भी विकास हो जाता है और वो विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों को संदर्भ के अनुसार प्रयोग करने में वो दक्ष भी हो जाते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वर्तमान डिजिटल युग में हिंदी भाषा लेखन ने अपने पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर नए आयामों को अपनाया है। ये पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन जैसी नवीन विधाओं ने भाषा को केवल अध्ययन और साहित्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवंत संप्रेषण, संवाद और नवाचार का सशक्त माध्यम बना दिया है। ई पुस्तकों ने हिंदी साहित्य और शैक्षणिक सामग्री को वैश्विक पहुंच दी है, वहीं ब्लॉग लेखन ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, सामाजिक विमर्श और विशेषज्ञता के साझा मंच प्रदान किए हैं। सोशल मीडिया लेखन ने विचारों को त्वरित, सजीव और जनसुलभ बनाकर हिंदी भाषा को दैनिक जीवन के संवाद का प्रमुख साधन बनाया है। शिक्षण अधिगम की दृष्टि से इन नवीन लेखन विधाओं ने भाषा शिक्षा को अधिक समकालीन, शिक्षार्थी केंद्रित और रचनात्मक बनाया है। इन माध्यमों ने विद्यार्थियों में न केवल भाषाई दक्षता बल्कि डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और वैश्विक नागरिकता की समझ भी विकसित की है। हिंदी शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे इन विधाओं को अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में समाविष्ट करें ताकि भाषा का शिक्षण आज की तकनीकी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी बन सके। इस प्रकार ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है, एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर हमारे सामने आया है, जिन्हें भाषा शिक्षा के मुख्य प्रवाह में स्थान देना समय की या वर्तमान समय की अति आवश्यकता है। अर्थात इस प्रकार से इस व्याख्यान में ई पुस्तकें, ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया लेखन की विस्तार से चर्चा करी गई है कि किस प्रकार से एक भाषा शिक्षक, हिंदी भाषा शिक्षक या विद्यार्थी अपनी बातों को इन 3 प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सकता है और जब इसके माध्यम से वो साझा करने का प्रयास करता है, उसकी शुरुआत करता है, तो उसके अंदर एक रचनात्मक सोच, भाषा का प्रवाह, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न संदर्भों में भाषा लेखन की कला विकसित हो जाती है और वो अपनी बातों को कम समय में अधिक लोगों तक प्रसारित करने में सक्षम होता है और विभिन्न जो कौशल है, श्रवण कौशल, बोलने का कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, इन कौशलों का भी समय समय पर विकास होता रहता है और इन कौशलों का प्रयोग करते हुए वो अपनी बात को इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से साझा करने में अपने को सहज और सरल अनुभव करता है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।